एक इंसान की हिम्मत का एहसास परीक्षा की घड़ी में ही होता है। और वो भी अगर एक ऐसा इंसान हो जिसने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया हो, और वो भी एक सैनिक के रूप में, तो वो एक अद्वितीय उदाहरण बन जाता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसा ही इंसान रहता था। घर में सिर्फ वो और उसका बेटा ही रहते थे। उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी कि उसका बेटा रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो जाए। 18 साल का होते ही वो लड़का आदमियों की एक टोली के साथ लैंसडाउन की तरफ निकल पड़ा, और वहां पहुंचते ही वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर यानी कि भर्ती करने वाले अफसर से जाकर मिला। उसके पिता ने उसको आर्मी के तौर तरीके बहुत अच्छे से समझाकर भेजा था। कैसे सैल्यूट मारते हैं और कैसे अपने आप को भर्ती अफसर के सामने पेश करते हैं, ये सब पिता ने अच्छे से अपने बेटे को सिखाया था। इस सब के चलते उस लड़के का बिना संकोच के आर्मी में दाखिला हो गया। ज्वाइन करने से पहले उसको कुछ छुट्टियां दी गई ताकि वो अपना सामान वगैरह घर पर रखकर आ सके। घर पहुंचते ही उसने ये खुशखबरी अपने पिता को देनी चाहिए, तो उसे मालूम पड़ा कि पिता खेत में हल चला रहे हैं। तो वो कुछ 20 लोगों के साथ मिलकर जंगल से मवेशियों के लिए चारा लेने निकल गया। लोग 2-2, 3-3 की टोलियों में बंटकर अलग अलग पेड़ से पत्तियां निकालने लगे। इस लड़के ने बहुनिया का एक पेड़ चुना अपने मवेशियों के लिए चारे के लिए। जब पर्याप्त मात्रा में इसने पत्तियां इकट्ठी कर ली, तो ये पेड़ से उतरा और पत्तियां बांधने निकला। इससे थोड़ी दूर दिखा कि 2 बड़ी टहनियां एक छोटे से बरसाती नाले में गिरी हुई हैं। उसको लेने जैसे ही ये उस नाले में उतरा, एक छिपे हुए बाघ ने इस पर हमला किया और इसे मार गिराया। नाले में होने की वजह से किसी को ना कुछ आवाज आई और ना ही पता चला इस पूरी घटना का। सब लोग धीरे धीरे गांव पहुंच गए। तब तक अपने घर उस लड़के का बाप भी पहुंच चुका था। उसको सबने खुशखबरी दी कि उनका बेटा आर्मी में भर्ती हो गया है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ और अपने बेटे का इंतजार काफी समय तक करता रहा, पर उसका कुछ अता पता नहीं चला। गांव में भी वो किसी के घर पर नहीं मिला। तो उसके पिता ने शाम होते ही एक लालटेन जलाई और अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। लोगों ने उससे पूछा कि वो बिल्कुल भूल गया है कि उस इलाके में आदमखोर का साया है। तो बाप ने बोला इसी का उसको डर है। अगर उसका बेटा पेड़ से गिर गया होगा और चलने फिरने लायक ना हुआ, तो बाप के डर से आवाज भी नहीं लगा पा रहा होगा। तो शायद मेरी आवाज सुनकर वो उसे पुकार ले। रात भर वो पूरे इलाके में घूमता रहा अपने बेटे को पुकारते हुए। ये वो इलाका था जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, आदमखोर के डर से। अंधेरी रात में वो कम से कम 4 बार अपने बेटे और उस आदमखोर के बस 10 फीट दूर से गुजरा था। सुबह होने पर वो एक पत्थर पर बैठकर 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए रुका, तो उसने कुछ दूर खून के छींटे देखे। वो दौड़कर उसके पास गया, तो कुछ दूर उसको अपने बेटे के बहुत कम बचे अवशेष मिले, और वो थोड़ी सी हड्डियां उठाकर वो गांव ले आया और बेटे का क्रियाक्रम करने लगा। साहस का ऐसा उदाहरण, वो भी एक सामान्य निहत्थे इंसान द्वारा, जो कि भली भांति जानता है उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, एक बड़ी असाधारण चीज है। एक नरभक्षी बाघ की कल्पना ही हमें अंदर तक डरा देती है। ऐसे विचार उस पिता को भी बखूबी आए होंगे, पर उन विचारों से लड़कर, उनको दरकिनार करके जंगल में अकेला निकलना बहुत ही सराहनीय चीज है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी का एक हिस्सा जो मैंने आपको अभी सुनाया, ये जिम कॉर्बेट की किताब मैनिटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा गया है। इस आदमखोर बाघ को कांडा के नरभक्षी के नाम से जाना गया। ये जिस समय की बात है, उस समय कांडा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो अल्मोड़ा से लगभग 85 किलोमीटर और नैनीताल से 150 किलोमीटर दूर था। इस आदमखोर की तलाश में कॉर्बेट कांडा और उसके पास के जंगलों में लगभग 15 दिन तक घूमते रहे, लेकिन इनके हाथ निराशा ही लगी। 15 दिन तक ये सीधी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी उतराई, जंगल, भीड़ और झाड़ियों में इतना टहले थे कि 15वें दिन की शाम को जब ये फॉरेस्ट बंगले में वापस पहुंचे, तो बिल्कुल थके हुए, हताश और झाड़ियों के कांटों से बिल्कुल छिले हुए थे। पर शाम को इनको एक अच्छी खबर मिली कि एक बाघ को गांव के छोर पर आज दिन में देखा गया था। ये खबर इनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन अब रात होने को थी, तो कुछ खास किया नहीं जा सकता था। तो इन्होंने सबको पूरी सावधानी बरत के साथ में वापस गांव जाने को बोला, और ये भी कहा कि कोई रात को या उससे अगले दिन गांव से ज्यादा दूर ना निकले, और गांव वालों ने ऐसा ही किया।
कॉर्बेट कहते हैं कि सब लोगों को अपने अपने विश्वास होते हैं और कभी कभी वो दूसरों के लिए मजाक या अंधविश्वास बन जाते हैं। लोग चाहे जितना भी कहें कि वो अंधविश्वासी नहीं है, पर सबके दिलों में कुछ ना कुछ अंधविश्वास जरूर रहता है, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना या घर से निकलते वक्त किसी का छींकना वगैरह वगैरह। इनके कुछ शिकारी दोस्त थे, जिनमें से एक अगर किसी बड़े शिकार पर जाता था तो वो बस 5 ही गोलियां लेकर निकलता था, ना कम ना ज्यादा। वैसे ही एक और दूसरा दोस्त था जो बस 7 ही गोलियां लेकर निकलता था शिकार पर। कॉर्बेट का भी एक अपना अंधविश्वास था। जब ये किसी नरभक्षी को मारने निकलते थे तो इन्हें यकीन था कि जब तक वो किसी सांप को पहले ना मार लें, वो उस आदमखोर को मारने में सफल नहीं रहेंगे। तो अगले दिन जब कॉर्बेट ने गांव की गश्त लगानी शुरू की, तो गश्त के पहले चक्कर में इन्हें बाघ के कुछ भी निशान नहीं मिले। पर दूसरे थोड़े और बड़े चक्कर में जब एक नाले को पार करने लगे तो इनको सामने झाड़ी में कुछ दिखा। वो एक सांप था और वो सांप किंग कोबरा था। जब उसने अपना फन जमीन से 2-3 फीट ऊपर उठाया तो ही इनको इसके बारे में पता चला। कॉर्बेट कुछ देर तक इसको वहीं खड़े देखते रहे। ये सांप लगभग 12 से 13 फीट लंबा था। जब सांप अपना फन नीचे करके वापस जंगल में जाने लगा तो कॉर्बेट ने बिना सांप से नजर हटाए एक पत्थर अपने पास खोजा और सांप की तरफ निशाना लगाकर जोर से फेंका। वो सीधा जाकर सांप के सर पर लगा। इस प्रहार से कोई भी सांप तुरंत मर जाता, लेकिन वो कोबरा तुरंत पलटकर कॉर्बेट पर हमला करने लगा। तो कॉर्बेट के हाथ दूसरा पत्थर लगा जो कि पहले वाले से थोड़ा बड़ा था। उन्हें वो भी बिल्कुल निशाने पर मारा और सांप को मार गिराया। कॉर्बेट उस पर गोली भी चला सकते थे, पर ऐसा करना उस इलाके में आए आदमखोर को डराकर भगा सकता था। सांप मारने के बाद कॉर्बेट बिल्कुल निश्चिंत हो गए और इतने दिनों बाद इनको पहली बार एहसास आया कि ये कांडा के आदमखोर को मार पाएंगे। अब इनका मनोबल बिल्कुल शिखर पर था। उस दिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा, पर इनके दिल में अब एक तसल्ली थी कि ये अपने इस अभियान में सफल रहेंगे। उससे अगले दिन शाम को कॉर्बेट को बाघ के ताजा पंजों के निशान गांव के एक खेत में दिखे। इन्होंने गांव जाकर सबको बिल्कुल आगाह कर दिया कि रात में घरों से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और खुद अकेले पैदल फॉरेस्ट बंगले की तरफ निकल पड़े। अब हम सोचेंगे कि अकेले क्यों? गांव से वो कुछ लोग भी ले जा सकते थे और उनके आदमी भी थे जिन्हें वो अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि आखिर संख्या में ही तो सुरक्षा होती है। पर कॉर्बेट का ये मानना था कि आदमखोर के सामने आ जाने पर अकेले में एक शिकारी के पास अपने आप को बचाने का ज्यादा मौका होता है। काफी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और इस मिक्सअप में गोली किसी को भी लग सकती है। तो कॉर्बेट अमूमन अकेले ही चलना पसंद करते थे जब वो किसी आदमखोर का शिकार करने निकलते थे। सावधानी से वो रात में बिना किसी घटना के फॉरेस्ट बंगले पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह इनको गांव वालों ने खबर दी कि रात में एक बाघ एक भैंस को मारकर जंगल ले गया है। तो ड्रैग मार्क का पीछा करते हुए कॉर्बेट एक पत्थर पर पहुंच जाते हैं जहां से पूरी नीचे की घाटी अच्छे से दिख रही थी। ये घाटी काफी गहरी थी और कॉर्बेट ने ध्यान से अनुमान लगाया कि बाघ उस भैंस को ले जाकर कहीं घाटी में ही बैठा होगा। तो सीधा उतरना उचित ना समझकर कॉर्बेट ने एक लंबा चक्कर लगाकर घाटी में नीचे से ऊपर चढ़ने का सोचा। ये चक्कर इन्होंने दोपहर तक पूरा कर लिया और अब वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां इन्हें लाश के होने का एहसास था। धीरे धीरे ऊपर चलते हुए जब इन्होंने रास्ते का 3/4 हिस्सा कवर कर लिया था तो इनको उस भैंस के अवशेष नजर आए, जो कि एक झाड़ी के नीचे अच्छे से छुपाए हुए थे। बाघ का कुछ अता पता नहीं था। इन्होंने धीरे से एक पत्थर पर अपनी जगह ली और आसपास के इलाके को ध्यान से देखने लगे। फिर इन्हें 3-4 मिनट के बाद एकदम अपने काफी पास से और बहुत ज्यादा खतरे का एहसास हुआ। ये डर एकदम अचानक था। उससे पहले इन्हें उस जगह पर खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। जैसे कॉर्बेट की 6th सेंस यानी छठी इंद्री ने इनको सचेत कर दिया था, वैसे ही बाघ को भी कॉर्बेट के आने का अचानक से पता चला होगा। उसको भी अपने आसपास मंडराते खतरे का एहसास हो गया होगा और वो उस समय कॉर्बेट को बड़ी नजदीक से भांप रहा होगा। कॉर्बेट से करीब 25 गज दूर एक झाड़ियां थी और कॉर्बेट की निगाह इसी झाड़ियों के झुंड पर डटी हुई थी।
फिर अचानक से उन झाड़ियों में थोड़ी सी हरकत हुई और कुछ पल बाद इन्हें बाघ पूरी तेजी से ऊपर घाटी की तरफ दौड़ता नजर आया। वो पल भर में जंगल में गायब हो गया और कुछ टाइम बाद 60 गज दूर ऊपर घाटी में फिर नजर आया। कॉर्बेट ने निशाना लगाकर गोली चलाई तो बाघ जोर से गुर्राया और लुढ़कते हुए घाटी में नीचे गिरने लगा। कॉर्बेट ने अनुमान लगाया कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी और वो कुछ पल में आकर कॉर्बेट के पास गिरेगा। कॉर्बेट आगे का सोच ही रहे थे कि बाघ ने गिरते हुए अपने आप को संभाला और फिर घाटी में दौड़ गया। वो बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहा था। इस पूरे किस्से में उनको दोबारा गोली मारने का मौका नहीं मिला। जांच पड़ताल पर कॉर्बेट ने पाया कि गोली बाघ की दाईं बाजू को छूकर उसमें से थोड़ा सा हड्डी का टुकड़ा तोड़ते हुए निकल गई थी और बाद में पीछे पत्थर से टकरा कर वापस बाघ के जबड़े में लगी थी। ये चोट चाहे जितनी भी दर्दनाक हो, जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। बाघ के खून की धार का पीछा करते कॉर्बेट घनी झाड़ियों में पहुंच गए जहां से बाघ के जोर के गुर्राने की आवाज आने लगी। झाड़ियों में आगे जाना आत्महत्या ही होती, तो वो विचार छोड़कर वापस गांव आ गए और लोगों को से ये सब किस्सा सुनाया। अगले दिन जब वो वापस उस किल पर गए तो उन्हें देखकर खुशी हुई कि बाघ ने रात में आकर उस भैंस का थोड़ा सा हिस्सा खाया था। कॉर्बेट को उम्मीद थी कि बाघ वापस जरूर आएगा और वो वहां खड़े ही थे कि नीचे घाटी से बाघ की कॉल आनी शुरू हुई। तो कॉर्बेट ने भी उसको बुलाने के लिए बाघ की आवाज निकालनी शुरू की। बाघ ने हर बार कॉर्बेट की आवाज का जवाब दिया पर पास नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जगह वही थी जहां कल बाघ के साथ वो अप्रिय घटना हुई थी। तो कॉर्बेट ने शाम में एक पेड़ पर बैठकर बाघ का शिकार करने की योजना बनाई। इन्होंने एक पेड़ चुना जो कि एक छोटे से नाले के किनारे पर था और पेड़ से नीचे 30 फुट गहरी खाई थी और जिस टहनी पर बैठने का इन्होंने सोचा था वो जमीन से लगभग 8 फीट ऊंचाई पर थी, पर नाले वाली तरफ को थी। गांव वापस जाकर इन्होंने लंच किया और अपने आदमियों को सुबह उस जगह आने को बोला। इन्होंने अपने आदमियों को समझाया कि पहले ये कोयल की आवाज करें और अगर कॉर्बेट ने तेंदुए की आवाज निकाली तो चुपचाप दूर ही बैठे रहें और अगर कोई आवाज नहीं निकाली तो खूब सारे लोगों को इकट्ठा करके नीचे घाटी में आ जाएं। शाम 4 बजे कॉर्बेट पेड़ पर चढ़ के उस टहनी पर बैठ गए। इनका थोड़ी देर का आराम एकदम से तब टूट गया जब इन्होंने एक लंगूर की अलार्म कॉल सुनी। इन्होंने जल्द ही लंगूर को पता लगाया और पाया कि वो इन्हें देखकर अलार्म कॉल्स दे रहा है। तो कॉर्बेट निश्चिंत होकर फिर बैठ गए। अंधेरा होने पर अचानक से एक पत्थर ऊपर घाटी से लुढ़का और इनके पेड़ से आकर टकराया और इसके साथ इनको एक भारी नरम पैर वाले जीव के चलने की आवाज भी आई। वो निश्चित ही एक बाघ था। इनको सुनकर पहले तो तसल्ली हुई कि बाघ इसी तरफ आ रहा है, पर अगले ही क्षण वो डर में बदल गया जब बाघ ने हल्का हल्का गुर्राना शुरू किया। जाहिर तौर पर बाघ दिन में किल पर आया होगा जब कॉर्बेट खाना खाने गए थे और वापसी में कॉर्बेट को पेड़ पर चढ़ते उसने देख लिया होगा और वो लंगूर कॉर्बेट को नहीं बल्कि बाघ को ही देखकर अलार्म कॉल्स दे रहा था। कॉर्बेट पेड़ पर बैठकर बाघ की छलांग से तो सुरक्षित थे, क्योंकि छलांग लगाने के बाद बाघ नीचे खाई में गिर जाता जो कि 30 फुट गहरी थी। पर बाघ को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने पिछली टांगों पर खड़ा होकर ऊपर टहनी पर से कॉर्बेट को आराम से दबोच सकता था। ये ख्याल कॉर्बेट को विचलित करने लगा। कॉर्बेट ने यह सोचकर धीरे धीरे बंदूक को अपनी दाईं बाजू के नीचे दबाया और नीचे निशाना साधकर सेफ्टी कैच ऑन किया और ये करने पर बाघ और जोर से गुर्राने लगा। उसको डराने के लिए कॉर्बेट हवा में भी फायर कर सकते थे, पर अगर बाघ ये इलाका छोड़कर भाग जाता तो इनकी ये सारी कोशिश बेकार चली जाती। तो वैसे ही उस पोजीशन में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बाघ भैंस के पास चला गया और आराम से बैठकर भैंस को खाने लगा। रात भर बाघ भैंस को खाता रहा और सुबह की पहली किरण के साथ ही कॉर्बेट को अपने लोगों की ऊपर घाटी से कोयल की आवाज आने लगी और उसी वक्त इनको बाघ भी तेजी से वहां से निकलता नजर आया। कॉर्बेट ने जैसे तैसे उस पर निशाना साधा और गोली सीधा बाघ को जाकर लगी। गुस्साया बाघ इनके पेड़ की तरफ पलटा और छलांग लगाई, जब कॉर्बेट की दूसरी गोली जाकर इसकी छाती में लगी और गोली के प्रभाव से बाघ थोड़ा दिशाहीन हुआ और सीधा नीचे जाकर नाले में गिर पड़ा। उस नाले में एक छोटे से तालाब में उसका खून भर गया।
भाग उठा और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर इनके आदमियों ने इनको आवाज लगाई और नीचे पेड़ की तरफ आ गए। उस जगह खून का ऐसा मंजर था कि उनके आदमियों को लगा कि बाघ ने कॉर्बेट को मार दिया है। कॉर्बेट ने उनको आवाज लगाकर आश्वासन दिया कि वो ठीक हैं। कॉर्बेट के कपड़े बाघ के खून से सने हुए थे और कॉर्बेट को कुछ समय लगा उन लोगों को पूरी घटना समझाने में। रात भर की अपनी शरीर की अकड़न को ठीक करके वो बाघ के पीछे गए तो उस पानी के तालाब से बाघ कुछ दूर पर ही मरा पड़ा मिला। उसके बाद जंगल से एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर बाघ को गांव ले जाया गया। वहां उस लड़के के पिता भी थे जिसने अपने 18 साल के लड़के को खोया था। वो इस आदमखोर का आखिरी इंसानी शिकार था। आदमखोर को देखकर उसके पिता ने बड़ी शांति से कॉर्बेट का धन्यवाद किया और कहा कि अब मैं संतुष्ट हूं, आपने मेरे बेटे की मौत का बदला ले लिया है। इसी के साथ कांडा के नरभक्षी बाघ का अंत हुआ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और भारत में मॉनसून का कहर जारी है, ऐसे में आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।